हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। तो हम रिसेंटली अभी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, और वास्तविक संख्याओं के रिलेटेड में जो भी हमारे पास जो क्वेश्चंस थे हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक क्लास ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा ये सेकेंड क्लास है, राइट। तो जो हमारे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है बेटा और लॉन्ग आंसर्स है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले ही हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, ये केस बेस्ड स्टडीज है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे टैकल कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपको थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इसमें, राइट। आपको लैंग्वेज बढ़ा देके रखेगा बेटा, एक कहानी सी बना के देगा इसमें, ठीक है। और इस कहानी को हमें पढ़ के इसके बेसिस के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, उनका हमें आंसर्स देना है। क्लियर हो ना। अब देखो, बात तो वही है ना कि आप जिस भी रिलेटेड में कर रहे हो, जिस भी टाइप का वो क्वेश्चन है बेटा, वहां पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमें पढ़ने के लिए। जैसे ये आपके सामने एक कहानी सी लिखी है 4-5 लाइन की, राइट। ये तो छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। एक तो लाइन, इतने लाइन का तो हमारा क्वेश्चन भी होता है बेटा। बहुत बार क्या रहता है, वो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करके फिर उसके बाद कुछ डेटा देता है, राइट। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो आपको पढ़ना क्या है कि डेटा किस चीज का दिया हुआ है। सारी कहानी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा बेटा एक टाइम के लिए, बट जो डेटा देके रखा है उसके आसपास की जो कहानी है वो आपको पढ़नी है। इज दिस क्लियर कि क्या क्या चीजें दे रखी है। जैसे यहाँ पे तो ये छोटा सा है, इसको तो आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं कि एक दुकानदार के पास 420 विज्ञान की संकाय की किताबें, 130 कला संकाय की किताबें है बेटा। हमारे पास फिजिक्स की है, जो साइंस की है बेटा 420 किताबें, और आपकी आर्ट्स की है 130 किताबें। वह चाहता है इन किताबों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि प्रत्येक ढेर में समान संख्या में किताबें हों और वे सतह पर कम से कम जगह घेरे। इसका मतलब बेटा क्या है, कम से कम जगह, एक के ऊपर एक ऐसे बिल्डिंग सी लगा रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पीछे की तरफ, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लगाते जा रहे हैं। और आपसे पूछा है कि देखो, अब जब भी आपने देखा होगा कभी, जब भी लाइब्रेरी में जाके देखा होगा कभी, बुक्स देखी होंगी बेटा, एक जगह पे देखा होगा एक ही टाइप की बुक्स लगी होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि साइंस की भी उसी में लगा दी, मैथ्स की भी उसी में लगा दी, सब कुछ एक में लगा दी। साइंस साइंस की एक जगह मिलेगी आपको, आर्ट्स की एक जगह मिलेंगी, मैथ्स की अलग से मिलेंगी, राइट। यानी कि उसमें स्टैक में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ जितनी भी आपकी बोल सकते हैं बुक्स है वो इक्वल है, यानी कि एक टाइप की है। इज दिस क्लियर होना। तो उसी तरीके से वो अरेंज करना चाहते हैं। अब अरेंज करना चाहते हैं तो आपसे पूछा है वो कम से कम कितनी जगह घेरेगा और कम से कम कितनी संख्याएं होंगी बेटा, इनके बेसिस के ऊपर उसको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बोले, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के हल कीजिए। ऐसा नंबर जिसकी एक या खुद के अलावा कोई अन्य गुणनक ना हो। बेटा एक ऐसा नंबर बताओ जिसके कोई भी गुणनखंड होते ही नहीं, या तो एक होता है या फिर वो खुद नंबर होता है। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी होती है बेटा, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो अगले पे देखो, इनके लिए प्रत्येक ढेर में रखी जाने वाली पुस्तक की अधिकतम संख्या। देखो मेरे पास बेटा 420 थी साइंस की किताबें, 420 किताबें थी किसकी, विज्ञान की। वहां से सिर्फ इतना डेटा काम का था, और 130 किताबें थी बेटा किसकी, कला की। क्या चीज के लिए हुई। अब मुझे अधिकतम एक ऐसा नंबर चाहिए जो बेटा 130 बुक को भी अरेंज कर सके और 420 को भी कर सके। इसका मतलब क्या पूछा है, एक ऐसा नंबर जो 130 को भी पूरा पूरा विभाजित करता है और 420 को भी करता है, और सबसे बड़ा नंबर। और यही तो डेफिनेशन होती है एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन यही होती है, वो सबसे बड़ा नंबर जो जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हो सबको डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, बेसिकली एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देख लो, 130 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 130 को लिख सकता हूँ बेटा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 13 गुना 10, 13 प्राइम नंबर है, इसको लिख लूंगा 2 गुना 10। यहाँ पे 420 है, 420 को लिख सकते हैं 42 गुना 10, 42 को लिख लेंगे 7 गुना 6, ये हो जाएगा बेटा 2 गुना 5, ये वापस से 2 गुना 3, 7 तो है ही हमारे पास। तो यहां से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 420 का फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 130 को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 10, ये 10 ही लिख दिया क्या मैंने वापस से, यहाँ पे 5 कर लो बेटा,
10 क्या होता है, 2 गुना 5 होता है। क्या है चीज के लिए हुई? अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है बेटा, एक तो 2 कॉमन है, एक हमारे पास 5 कॉमन है बेटा, तो ये आ जाएगा 2 गुना 5, जो कि हमारा बन जाएगा 10। क्या है चीज के लिए हुई? तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्या है चीज क्लियर हुई बेटा? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा बेटा, राइट? हमें सिर्फ वहां पे एचसीएफ निकालना था, उसकी हाईएस्ट स्टेक आ जाते, मतलब कितनी आपकी बुक्स आप अरेंज कर सकते हो एक स्टेक के अंदर। क्लियर? एक हमारा जो ढेर बनेगा वो कितने का बनेगा बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। इस समस्या को हल करने में उपयोग किए गए गणित के किस सिद्धांत का यूज किया बेटा? अभी हमने कौन सा गणित का सिद्धांत लगाया बेटा? यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया, तभी तो उसका एचसीएफ निकाला था बेटा। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा यूज किया है? अभाज्य गुणनखंड। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट में देख लो। यदि दुकानदार मात्रा दुगनी कर दे बेटा, सबकी दुगनी कर दे, यानी कि 420 की जगह 840 कर दे, ठीक है, और अगर 130 की जगह 260 कर दे, तब उसका अधिकतम स्टेक क्या होगा? तो बेटा आपका एचसीएफ भी तो डबल हो जाएगा। अगर आपने नंबर्स को दुगना किया, जैसे मैं आपको एक छोटे नंबर से बताता हूं, पहले हमने 2 और 4 है, इन दोनों का एचसीएफ निकाला, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 2 होगा। 2 ही ऐसा नंबर है जो 2 को विभाजित करता है, 4 को विभाजित करता है। अगर मैं इन दोनों को दुगना कर दूं, एक को 4 कर दिया, दूसरे को 8 कर दिया, तो अब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो गया, इसका दुगना ही तो हो गया। इसका मतलब अगर आपने नंबर्स को डबल किया है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाता है बेटा? डबल हो जाता है, एचसीएफ भी दुगने से बढ़ जाता है, क्योंकि वो 2 क्या हो जाता है, उसमें कॉमन फैक्टर आ जाता है, वो उसका क्या बन जाता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो भी आपके दुगने हो जाएंगे। क्लियर हुआ सबको ये? चलो मैं नेक्स्ट में अगले वाले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। दी गई पुस्तकों के धाराओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम बताना था बेटा, किस किस का? 130 का और आपका 420 का। देखो 10 तो दोनों में कॉमन है, तो 10 तो बाहर आ गया, 13 और 42 को भी गुणा कर दो बेटा। तो यहां से सबको गुणा करेंगे, देखो लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करो बेटा। ये 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 के बाद 0 आना चाहिए, 0 6 एक ही ऑप्शन में था, वैसे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से, 3 दूनी 6, तो 0 के बाद 6 आएगा, 0 तो बनेगा लास्ट डिजिट। यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में एक 0 तो आएगा, बट उससे पहले कौन सी डिजिट आएगी? तो वो हमारी आ रही है 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 6 0। किसी को कोई डाउट है तो बता दो एलसीएम। चलो मैं अगले पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। आप इनको कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो बेटा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? आपको एबीसीडी में दे रखा है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैं शॉर्टेस्ट मेथड जो हम डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट करके हम जो कर सकते हैं वही करेंगे, ठीक है। आपको वहां पे एबीसीडी में आंसर देना है, ना कि लिख के बताना है। जहां पे लिखने की जरूरत होगी वहां पे लिखेंगे भी। हम कौन सा विधि करेंगे? कॉमन डिवीजन मेथड भी करेंगे हम, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ग्रेड 10वीं के छात्रों के पढ़ने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय ने आपको और आपके 2 मित्रों को कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए नामांकित किया, ठीक है। और कक्षा 10वीं के 2 सेक्शन है बेटा आपके, एक तो ए सेक्शन है, एक है हमारे पास बी सेक्शन। ए सेक्शन में 32 छात्र हैं और सेक्शन बी में बेटा आपके 36 छात्र हैं। तो आपको क्या पूछा है? इसी के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिया है। कक्षा पुस्तकालय के लिए आप न्यूनतम कितनी पुस्तकें प्राप्त करेंगे ताकि उन्हें सेक्शन ए और सेक्शन बी में समान रूप से बांटा जा सके? देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी मेरे को दोनों में बांटना है, क्लियर और नोट? इसका मतलब मुझे ऐसी बुक्स चाहिए बेटा, इतनी बुक्स चाहिए, ऐसी नहीं, इतनी बुक्स चाहिए, इतनी किताबें चाहिए मेरे को कि मैं 32 बच्चों में भी पूरी तरीके से बांट सकूं और 36 बच्चों में भी पूरी तरीके से बांट सकूं। यानी कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो 32 का भी मल्टीपल और 36 का भी मल्टीपल, इनका दोनों का गुणा जो, और इन दोनों का गुणा जी क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है बेटा। तो एलसीएम आप यहाँ पे निकालेंगे किसका? 32 का और 36 का। इन दोनों के अंदर ही क्या होता है बेटा? इन दोनों के अंदर 4 कॉमन है, तो 4 मैं कॉमन ले लूंगा। बाकी का एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है इसका? 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 होता है,
और इसका होगा बेटा 9। एचसीएफ को उसके एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एलसीएम आता है बेटा, तो यहां से आ जाएगा मेरा एलसीएम। अब देखो इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी सोल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस थोड़ा सा, और वो दिमाग क्या है कि इसमें 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो बेटा 9 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर। ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे जो 9 से पूरा पूरा भाजित होता है, और 9 से पूरा भाजित होने वाला मतलब भाजकता का नियम, जिसका सम 9 बन जाएगा वही 9 से भाज्य होगा बेटा। तो ये पहला ही आपका 9 से भाज्य हो रहा है, 4 + 4 8, 8 + 1 9। ये आंसर हो सकता है, अभी बोलेंगे हो सकता है क्योंकि और भी ज्यादा बन सकते हैं। यहाँ पे ये होगा 8 + 2 10 1 11, ये नहीं हो सकता। ये 8 दूनी 16 2 18, ये हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता। हमारे पास 2 आंसर्स अभी भी मिल गए बेटा। क्या इस चीज के लिए हुई? अब यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, या अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? क्यों करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका डबल ही है बस 144 का। क्लियर? 288 देख रहे हो, 144 का जस्ट दुगना है बेटा। तो आपको बस ये देखना है कि वो कितने फैक्टर्स बनाएगा बस। तो ये 32, अच्छा लास्ट डिजिट भी तो देख सकते हो दोनों को, 8 चौक 32 आएगा, 32 का 2 और 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 आता है, 8 आना चाहिए लास्ट में 8 इसी में है, इसमें नहीं। खत्म। यहां भी बिना मल्टीप्लाई किए कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट से। 4 को 8 से करते हैं 32 आता है, 32 का 2 आएगा, 2 को 9 से करेंगे 18, 18 का अंतिम अंक होता है 8, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका अंतिम अंक आना चाहिए 8। 8 आपका सी ऑप्शन है बी ऑप्शन में। अब बी ऑप्शन आपका इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो 9 का मल्टीपल नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां से हम कट कर देंगे, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आओ इसको पढ़ो एक बार। दो संख्याएं दे रखी हैं धनात्मक, उनके गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है 32 और 36 का। तो बेटा सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है ना जो 32 और 36 दोनों को भाजित करते हैं। सबसे बड़े से चेक करो, 8 सबसे बड़ा 8 है। क्या 8 दोनों को भाजित करता है? 8 32 को तो भाग देता है पूरा पूरा, 36 के अंदर नहीं जाता है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। 6 आपका 36 को भाग देता है, 32 को नहीं देता, ये भी नहीं होगा। अब 4 को देखो, 4 दोनों को भाजित करता है, 4 32 को भी भाग देता है, 36 को भी। दोनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया? बी। कुछ पैंतड़ ही नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ देख लो उसके डेफिनेशन को फॉलो करना बेटा। एमसीक्यू तो एटलीस्ट उससे कर ही सकते हैं ना, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम करेंगे उस चीज को। बाकी आप इसको देखो करेंगे कैसे। 32 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 × 4, और 8 होता है बेटा 2 की पावर 3 और ये होता है 2 की पावर 2। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ ये 2 की पावर 5 है, और 36 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। यही होता है बेटा 9 चौक 36। यहाँ पे आप मिनिमम पावर लेते हैं, जब भी एचसीएफ लेना होता है तो मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मिनिमम पावर है कितनी, 2, तो 2 की पावर 2, और 3 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे 0 है, 3 की कोई पावर नहीं है तो इसीलिए 1 है। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 यानी कि 1, ये आएगा 4 × 1 और ये आ जाएगा 4। क्लियर और नोट? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर और नोट एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलूँ अगले पे। नेक्स्ट पे चले, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को देखो। 36 का अभाज्य गुणनखंड, इससे जस्ट पहले ही क्वेश्चन में किया है बेटा 36 का। 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ए ऑप्शन, ठीक है। हमने पिछले वाले में किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे थे, तो 36 और 32 दोनों का अभाज्य गुणनखंड किया था, तो वहां से हम लिख सकते हैं इसको, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। 7 11 13 15 + 15 अभाज्य है, अभाज्य है बेटा, दिख रहा है ना कि दोनों के अंदर 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 कॉमन आ गया, इसका मतलब तो बेटा 15 में तो 2 फैक्टर ऑलरेडी है, 15 तो खुद से भाज्य है। अगर इन दोनों का कॉमन 15 नंबर आ रहा है, यानी कि 2 से ज्यादा आपके क्या बन जाएंगे, इसमें गुणनखंड बनेंगे। और ऐसी संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, वो हमारी होती है भाज्य संख्या। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। बाकी मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा के दिए, आप देख सकते हो, इसमें भी अगर करना हो तो 7 × 11 7 × 11 × 13 × 15 + 15, दोनों के अंदर से 15 बेटा बाहर आ जाएगा कॉमन, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 11 × 13 + 1। आप बता सकते हैं एक नंबर बेटा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कब तक होती है, जब तक सिर्फ उसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा।
यहाँ पे तो बेटा उसका 15 फैक्टर बन रहा है इस पूरे नंबर का, और 15 के तो खुद से फैक्टर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो मैं नेक्स्ट में अगले वाले क्वेश्चन को देखो। यदि p और q धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि p बराबर ए बी स्क्वायर है और q आपका ए स्क्वायर भी है, जहां ए बी अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको बताना है एलसीएम ऑफ p एंड q। बेटा क्या ये कर सकते हैं हम? ये अभी उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको पता है ना, जब भी एलसीएम लेते हैं तो मिनिमम पावर लेना होता है, मैक्सिमम पावर लेना होता है बेटा। p हमारे पास था ए बी स्क्वायर, q है हमारे पास ए स्क्वायर बी। अगर एलसीएम लेना है तो मैक्सिमम पावर लेना है अधिकतम घात। अधिकतम घात की अगर मैं बात करूं तो देखो ना, a का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, घात अधिकतम 2। b की घात अधिकतम कितनी है, 2। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इसका एलसीएम बन जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलूं अगले पे बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये हमारा है अगला क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में चले जाओ आप, चाहे सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बेटा। √5 को अपरिमेय संख्या बताइए, 1/√5 को, √2 को अपरिमेय बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, सिद्ध करना है। हर टाइप के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, करना कैसे आपको सबको पता होना चाहिए बेटा। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? परिमेय संख्या देके रखा है तो इसको अपरिमेय मानो, और अपरिमेय देके रखा है तो परिमेय मानो बेटा। तो हमने यहां से माना 1/√5 एक कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको 1/√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है बेटा, कोई उसका सम गुणनखंड होता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे q की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है। बस ये दो चीजें हैं। चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन, यहां से इन दोनों का वर्क करते हैं। समीकरण 1 का वर्क करने पर यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1/√5 का होल वर्क बराबर p/q का होल वर्क। यहां से होगा 1/5, ये हो जाएगा बेटा आपका p²/q²। यहां से अगर मैं q² का मान निकालू तो ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 5p² आएगा बेटा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, q² 5 का एक गुणा है बेटा। अतः चूकी कर लेना इसमें, q भी 5 का एक गुणज होगा। अगर किसी का स्क्वायर बेटा 5 का गुणज है तो वो नंबर भी तो 5 से गुणज होगा। तो यहां से हम एक और चीज मान सकते हैं कि माना जो q की वैल्यू है बेटा, ये 5 का कोई मल्टीपल है, तो इसको 5 के मान लो बेटा। अब यहां से बेटा उस चीज का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे मैं q² इन दोनों का, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर हम पहली वाली समीकरण से वापस देख लेते हैं बेटा। हमारे पास जो फर्स्ट समीकरण है, या ये फिर देखो ये सेकंड वाली समीकरण, इसको 2 ले लो, समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ पे देखो समीकरण 2 में q बराबर 5 के रखने पर, हम जैसे ही 5 क्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5p² था बेटा। तो इसका मतलब देखो यहां से हो जाएगा 25k² बराबर 5p²। 5 से ये 25 जाएगा 5 बार, तो यहां से हमारा आ गया 5k² बराबर p²। तो आप यहां से ये भी तो बोल सकते हैं बेटा p² भी 5 का गुणज आ गया यहाँ पे।
अगर पी स्क्वायर भी 5 का गुणज है तो पी भी तो 5 का गुणज होगा, चूंकि पी स्क्वायर 5 का गुणज है। अतः पी भी 5 का गुणज होगा। तो यहां पे आप बोलेंगे समीकरण 3। तो आप बोल सकते हैं समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 और 3 से P और Q 5 के गुणज है। अतः वे सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। और सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, इसका मतलब बेटा ये विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास होने की वजह से हम कह सकते हैं एक बटे रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, और एक संख्या, एक वास्तविक संख्या बेटा, एक वास्तविक संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो कैसी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है, अतः वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या सबको क्लियर हुआ कि जस्ट हमें दोनों का स्क्वायर करना था, एक बार वो 5 का मल्टीपल आ जाएगा बेटा तो हमारे पास दूसरा भी 5 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों 5 के गुणज आ गए, तो वो तो सहभाज्य है ही नहीं, जो कि हमने पहले माना था, वो विरोधाभास हो रहा है बेटा। तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज यहाँ पे सिद्ध नहीं हो रही है तो आप उसको उल्टा सिद्ध कर दो। राइट, उल्टा सिद्ध करने का मतलब क्या है कि आप उसको जो चीज नहीं है उसके कारण चले जाओ। जैसे परिमेय है तो अपरिमेय मान के कर लो, और अपरिमेय है तो परिमेय मान के कर लो। क्योंकि आपको सबको बताया वास्तविक संख्या में दो ही टाइप की संख्या होती है, या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। क्लियर? चलो अगले वाले को देखो, ये भी है बेटा उसी टाइप का सेम क्वेश्चन। हमें बताया बेटा यहाँ पे, मैं यहाँ पे मानूंगा, माना 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या। ठीक है, हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो क्या कर लो, इसको बाकी सबको उधर लेके जाओ, सिर्फ रूट 5 को इधर रहने दो। तो बेटा यहाँ पे मैं p माइनस पी बटे क्यू को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 7 माइनस पी बटे क्यू बराबर 3 अंडर रूट 5। मैं इधर से करूंगा, देखो क्यू उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 क्यू माइनस पी बटे क्यू। ये हो जाएगा बेटा आपका 3 अंडर रूट 5। ये 3 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये नीचे जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 क्यू माइनस पी बटे 3 क्यू, और ये हो गया बेटा अंडर रूट 5 के बराबर। आपको पता है कि जो राइट साइड में ये आपको दिख रहा है, ये तो p बटा क्यू के रूप में है ना, 7p माइनस 7q माइनस p बटे 3q, ये परिमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ऐसा बोला है ना बेटा, ऐसा तो दिया है उसमें, अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं यहां विरोधाभास हो रहा है।
तो 7 माइनस 3√5 परिमेय संख्या नहीं होगी। और अगर एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी बेटा, वो अपरिमेय संख्या होगी। अतः वह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर और नॉट एवरीवन? डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट हियर? या चलो मैं अगले पे बेटा। सबको क्लियर है? सेम चीज है, उसी टाइप का। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। 28वां क्वेश्चन खुद से करेंगे। √5 वाला जो 1/√5 का था सेम आपका इसमें हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, खुद से करके देखना, आसानी से कर लोगे, इजीली तरीके से कर लोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 और k का जो एलसीएम है बेटा वो आपको दे रखा है 12 की पावर 4। तो यहाँ k का मान बताना है धनात्मक पूर्णांक, और k का सबसे छोटा मान बताना है बेटा। देखो k का सबसे छोटा मान बताना है, तो यहाँ पे देख लो बेटा 6 की पावर 4 है, तो 6 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 गुणा 3 की पावर 4 लिख लूं, और ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4। वहीं 8 की पावर हमारे पास थी 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 का क्यूब ही तो होता है, और इसकी पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर 6। हमारे पास k है, k का मुझे पता नहीं है कि k क्या है बेटा। इन सब का एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम ये आपको दे रखा है 12 की पावर 4। तो 12 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 की पावर 4, और 3 गुणा 4, 4 को लिख लेंगे 2 गुणा 2, तो यहाँ पे 3 गुणा 2 की पावर 2, और इसकी होल पावर है बेटा 4। अब पावर अंदर जाके गुणा होती है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 8। क्या इस चीज की होगी? इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ रहा है, एलसीएम राइट, हमसे मिनिमम संख्या पूछी है बेटा, मिनिमम k का सबसे छोटा मान। देखो इसका एलसीएम, इस पूरे का एलसीएम बनने के लिए 2 की पावर 8 बनाना है, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी 2 की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 8। तो यहाँ पे k के अंदर ना 2 की पावर 8 का होना तो मैंडेटरी है, ये यानी कि ये तो होना ही चाहिए, तभी उसका एलसीएम क्या बन सकता है, 2 की पावर 8 बनेगा, नहीं तो 2 की पावर 6 बनना चाहिए था उसका। क्या चीज क्लियर हुई? हम अधिकतम पावर लेते हैं, क्लियर हो? अब यहाँ पे बात आती है 3 की पावर की। 3 की पावर यहाँ पे 4 है बेटा, और 3 की पावर 4 हमें यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे हम इसको 3 की पावर 0 लेंगे मिनिमम, क्योंकि मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है। अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना होता तो मैं यहाँ पे 3 की पावर 4 तक ही ले सकता था सर, क्योंकि अगर इससे बड़ा लेता तो वो उसका एलसीएम बन जाता बेटा। तो 3 की पावर 0 लेंगे, सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 आ गया। k का मान क्या आ गया, k का मान आ गया 2 की पावर 8, या गुणा 1। 2 की पावर 8 यहाँ पे लिख सकते हो, क्या होता है 2 की पावर 8 बेटा, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, 6 चौक 24, और 40 में 16 जोड़ो 256। k का मान आ जाएगा बेटा 256। क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं चलूं बेटा अगले पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले पे, अगले पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक बार सब लोग पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे। 85 का और 238 का एचसीएफ आपको 85m माइनस 238 के रूप में दिया हुआ है। आपको m का मान बताना है बेटा, क्या बता सकते हो? मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 85 और 238 का एचसीएफ। 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा बेटा 17 पंजो 85 होता है, तो 17 गुना 5। ये 238 बेटा 17 का भाग जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि 5 का नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? तो 17 से एक बार भाग देके देखो इसको, 17 गुना क्या लिख सकता हूँ, 17 एकम 17, बचेगा कितना यहाँ पे 5, 17 6 बचेगा ना, 6 5 नहीं बचेगा 6, और 17 चौक 68, और 14 को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको लिखूंगा 2 गुना 7।
तो 238 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 7 गुणा 17। हमसे पूछा है इनका HCF क्या है, तो HCF आपको दे रखा है बेटा, यहां से देखो 17 कॉमन है, 17 इसमें भी है बेटा और 17 इसमें भी है, तो यहां से आ जाएगा HCF 17। क्लियर हुआ? HCF अगर 17 है तो ये M का वैल्यू है बेटा, यही तो बोले। HCF इनका कितना है? अच्छा HCF M का वैल्यू नहीं है, HCF आपको दे रखा था कितना, 85M माइनस 238, इसका मान कितना है बेटा, 17 के बराबर है। यहां से रखेंगे 85M, ये 17 प्लस 238 होगा, जोड़ेंगे 238 में कितना होगा बेटा, ये 8 7 15, ये 4 प्लस 1 5 और ये 255, ये 85M आ गया बेटा। यहां से M का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 255 बटा 85, और 8 का पहाड़ा बोलते हैं 25 में तो 3 बार जाता है, 8 3 24 और 5 3 15, इसका मतलब ये पूरा पूरा 3 बार भाग जाएगा। तो M का मान कितना आ गया यहाँ से, M इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या सबको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? किसी को अगर बेटा कुछ भी डाउट है ना तो मेरे को बता दो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे बेटा 11 नंबर का है, मिनिमम 11 नंबर का है लास्ट में, लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है ये। आप इसको एक बार रिवाइज करना, खुद से क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करना और कॉन्सेप्ट समझना, अगर फिर भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्लासेस में, आगे की भी चीजें करेंगे। बाय एवरीवन, बाय बेटा।